तो महाराष्ट्र की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सत्ता की कमान संभालेंगे और कल मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी फडणवीस के डिप्टी के तौर पर शपथ लेंगे। इस बीच 11 दिनों तक चले सियासी ड्रामे का खात्मा जरूर हो गया, लेकिन अब मंत्रालय बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ होनी बाकी है। पोर्टफोलियो में क्या वही घमासान दिखेगा जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर मचा? फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी? अजीत पवार का किरदार क्या होगा? क्योंकि पद मिल गए, लेकिन भूमिकाओं और किरदार का होना अभी बाकी है। विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी का महासस्पेंस आखिरकार अब खत्म हो गया है। देवेंद्र फडणवीस यानी देवा भाऊ को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और मुख्यमंत्री के लिए उनके नाम पर आधिकारिक मोहर भी लग गई है। जनता द्वारा महायुति को मिले प्रचंड बहुमत के बाद भी 11 दिन तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मुंबई से दिल्ली तक मैराथन बैठकों का दौर चला और इस सियासी मंथन में एक बार फिर महाराष्ट्र के बाहुबली बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। दिल्ली से बीजेपी आला कमान का संदेश लेकर मुंबई आए ऑब्जर्वर निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने बीजेपी के सीनियर विधायकों से कहा कि वे मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखें। आप सबके जो वरिष्ठ लोग हैं वो कोई भी नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं और बाद में जो प्रस्ताव आएंगे इसके आधार पर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ विधायक चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव आपल्या समोर मांडतो। और एमएलसी पंकजा मुंडे ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया, जिसके बाद फडणवीस के नाम पर महाराष्ट्र के अगले सीएम के तौर पर आधिकारिक मुहर लग गई। महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस कल मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेंगे। तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन रहे फडणवीस का ये शपथ समारोह ग्रैंड शपथ ग्रहण होगा, जिसमें पीएम मोदी समेत देश भर के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी होगी। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस का सियासी सफर भी कम रोचक नहीं है। फडणवीस ने आरएसएस के गढ़ नागपुर से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। ये 1992 में पहली बार नागपुर नगर पालिका के पार्षद चुने गए। 1997 में नागपुर के मेयर चुने गए और 2 बार इस पद पर काबिज रहे। फडणवीस 1999 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में चुनकर आए। तब से लगातार वे 6वीं बार विधायक हैं। समय के साथ राजनीति में फडणवीस का कद और भूमिका दोनों बढ़ते गए। 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बने और साल 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, जिस पर 5 साल तक काबिज रहे। फडणवीस की भूमिका महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर पैन इंडिया भी हुई। 2020 में उन्हें बिहार चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया और 2022 में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ और शिंदे सरकार में फडणवीस डिप्टी सीएम की भूमिका में नजर आए। अब घूमते पहिए ने एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के सियासी कद को आसमान की ऊंचाई दी है, जिसमें बड़ी जिम्मेदारी और जनता के भरोसे पर खरा उतरना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजय उमत और वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय भाई, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप बड़े कंफर्म थे, बड़े पिछली बार डिटरमिनेंट थे कि संभवतः फडणवीस साहब को साइडलाइन करने की यह कवायद हो सकती है या दूसरी जगह एडजस्टमेंट, अगर आप इस तरह से देखें। बट बहरहाल, जैसा देवेंद्र ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने, कि वो समंदर हैं और वो लौटेंगे ज़रूर।
वो लौटे तो हैं लेकिन लहरें काफी ऊंची नजर आ रही हैं। शिंदे जी की और अजीत पवार की नैया सेफ तो है ना? देखो, मैंने जो पिछली बार कहा था, हाँ। आप एक चीज सोचिए, हरियाणा में सैनी साहब को सीएम बनाने में 24 घंटे भी नहीं लगे, है ना? और यहाँ आप देखो ऑलमोस्ट 12वें दिन पे वो सीएम बनेंगे, है ना? तो भारतीय जनता पार्टी में अगर सब कुछ ठीक होता और इनको ही सीएम बनाना तय होता तो पहले दिन ही बना सकते थे, है ना? वैलिड पॉइंट। देखो, अजित पवार ने तो जैसे उन्होंने आज भी कह दिया कि भाई मैं तो डेप्यूटी सीएम की शपथ लेने वाला हूं, शिंदे जी का जो भी फैसला हो शाम तक आए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो अजित पवार ने तो एकदम शरणागति स्वीकार ली थी। और भारतीय जनता पार्टी के पास 132 सीट होने के बाद अजित पवार के 41 आप ऐड कर लो तो इनके पास तो 2/3 से ज्यादा थे, है ना? तो शिंदे को क्यों अब तक मनाने की कोशिश की? अमित भाई के बंगले से वो सीधे मुंबई आए, मुंबई से उनको राजकीय बुखार चढ़ गया, वहां से वो सांगली चले गए, सतारा चले गए, फिर आए वापस चले गए। 3 बार उन्होंने अपने खुद के विधायक दल की मीटिंग थी वो भी टाल दी। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ जो मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग भी टाल दी। तो ऑल इज नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिकली। बाद में ठीक है, देखो पॉलिटिक्स इज नथिंग बट आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में देवेंद्र फडणवीस जी को बना दिया गया। अभी इंटरनल क्या फॉर्मूला है, 2 साल की है, 2.5 साल की है, 3 इयर्स, 2 इयर्स, क्या है हमें नहीं मालूम है। और पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। यही विश्लेषण तो आज करना है कि दरअसल हुआ क्या है और अब आगे क्या होगा। लेकिन उससे पहले जो आपने कहा कि शिंदे साहब का बड़ा दिलचस्प बयान भी आया, ज़रा सुन लेते हैं। आज उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का जब पटाक्षेप हो गया उसके बाद किस तरह के बयानात दिए, फिर ज़रा बिटवीन द लाइंस रीड करने की कोशिश करते हैं स्टोरी को। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। शाम तक उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। तिवारी जी, ये कॉन्फिडेंस जो था, कॉन्फिडेंस सिर्फ अजीत पवार का नजर आया कि भाई मैं तो ले रहा हूं शपथ, आप लोगों का पता नहीं ये क्या कह रहा है। ये जैसा अजय जी कह रहे हैं कि 11 दिनों तक अगर आपको वही नाम पहले से जो कि बट ऑब्वियस था, जो कि एक बट नेचुरल चॉइस थी, अगर उसी को ही घोषित करना था तो फिर ये 11 दिन का सियासी बुखार क्यों शिंदे जी को आपने बुखार में तड़पाया? नहीं, शिंदे जी को भारतीय जनता पार्टी ने बुखार में तड़पाया ये मैं नहीं मानता। शिंदे जी अपने कुछ गलतफहमियों के कारण बुखार में तप रहे हैं, सियासी बुखार में तप रहे हैं। ओके। शिंदे जी को शायद ये दोबारा दूसरे उद्धव ठाकरे बनने न, उद्धव ठाकरे नंबर 2 जैसे फिल्में आती है ना, उद्धव की एक फिल्म उद्धव 2.0 है, तो ये 2019 में जो घटना उद्धव ठाकरे ने अपने अंजाम लाई थी, आज वो उद्धव ठाकरे 2 बनने का प्रयास करने लगे हैं। ये अगर तुरंत इनको याद होता कि 2022 में जून के महीने में इन्हीं देवेंद्र फडणवीस ने खुद पीछे रहते हुए 105 विधायकों के साथ इनको मुख्यमंत्री बना दिया था और उस समय खुद अपने केंद्रीय नेतृत्व कहने पर उनके डिप्टी सीएम बन गए थे। आज इतना बड़ा ईगो, इतना बड़ा अहंग जो शिंदे जी पाल करके बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा कारण है इस सरकार में देरी का। और अभी भी अब हम 11 दिन की बात या 12 दिन की बात आप क्यों ले रहे हैं? आप 2 या 3 दिन के अंदर लीजिए ना। परसों रात को गिरीश महाजन, जिनको देवेंद्र फडणवीस का बहुत करीबी माना जाता है, वो ठाणे जाकर के शिंदे से मिले। कल शाम को लगभग इससे थोड़ा सा पहले वो पहले वर्षा गए, शिंदे से मिले, फिर उसके बाद 15 मिनट के अंदर ही देवेंद्र फडणवीस वहां से उठ करके वर्षा पे पहुंच गए इनसे मिलने के लिए। आज सुबह भी राजभवन में दावा पेश करने से पहले शिंदे और फडणवीस की मुलाकात हुई, साथ में अजीत पवार भी थे। और फिर भी अगर
एक नाथ शिंदे ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ हमें सरकार में शामिल होना है कि नहीं होना है, तो हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या ये शिंदे की तरफ से है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। उस दिन भी अमित शाह से मिल करके लौटने के बाद जब वो महायुति की बैठक होनी थी जिस दिन, उसी दिन वो सातारा निकल गए। चलो ठीक है, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, थोड़ा सा उनको फीवर था और कुछ पूजा पाठ भी शायद उनको करना था, वहां आराम भी करना था, वो चले गए, मान लिया। लेकिन वहां से लौटने के बाद तो स्थितियां साफ करनी चाहिए ना इनको। आज जो कुछ भी उनका रवैया है। अब मेरे पास दो थ्योरीज हैं, अब मेरे पास दो तस्वीर हैं। अजय भाई कह रहे हैं कि ये पूरा जो चक्रव्यूह था उसमें दरअसल अभिमन्यु थे। एक कहानी में अभिमन्यु हैं देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें जो है बहला फुसलाकर 7वें द्वार पर यह कह दिया जाता है कि आप अपना कवच कुंडल छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपकी थ्योरी कहती है कि दरअसल ये सब कुछ शिंदे साहब का रचा बसाया चक्रव्यूह था, वो दरअसल अपने आप को एक विजेता के रूप में निकालना चाहते थे। अजय भाई, लेकिन वस्तु स्थिति दरअसल है क्या, और दोनों ही थ्योरीज में अब आगे क्या होगा? अगर इस तरह के मनमुटाव पहले से थे, सरकार फॉर्मेशन को लेकर इतनी जद्दोजहद थी, तो हम कैसे मान लें कि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा आगे? देखो, एक चीज जो मैं तिवारी साहब को सुन रहा था, उनकी पूरी बात को मैं स्वीकार लेता हूं, उससे आगे मैं सोचता हूं। आप सिर्फ महाराष्ट्र मत सोचिए सर। वाई शिंदे इज इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग शिंदे, इस चीज पे आप सोचिए। केंद्र की जो सरकार है ना, वो एनडीए सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जो 2014 और 2019 में संपूर्ण बहुमत के साथ आई थी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 240 एमपी है, 16 एमपी उनको चंद्रबाबू नायडू से मिले हैं और 12 मिले हैं नीतीश कुमार के साथ। तो 240 प्लस 28 करो तो 268 होता है। शिंदे साहब के पास 7 एमपी है, उनको मिलाते हो तो 275 पे आप आते हो। और आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में शिंदे ने सिर्फ अपना एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट लिया है, वो भी एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं। अगर आप देखें तो कुमार स्वामी के पास सिर्फ 2 मेंबर पार्लियामेंट है, उसको कैबिनेट रैंक मिला है। चिराग पासवान के पास 5 एमपी है, तो उसको भी कैबिनेट रैंक मिला हुआ है। शिंदे ने तब भी भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड के साथ कहा था कि भाई मुझे सिर्फ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में रहना है, मुझे सेंट्रल में नहीं रहना है, वहां मैं बिल्कुल समर्पित हूं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको ये अनुभव है कि भाई अपना हाउस सेंट्रल में ऑर्डर में रखना है, तो यू नीड मेजोरिटी देयर ऑल्सो। तो शिंदे वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल्सो। तो आप शिंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अदरवाइज आप बताइए ना, शिंदे को क्यों समझाने जा रहे हो? शिंदे को इसलिए समझाने जा रहे हो बिकॉज शिंदे इज ए फोर्स टू रेकन विथ। उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से ऊपर सोचिए। और दूसरी बात सर, आपको शिवसेना तोड़ने का एजेंडा अगर पूरा करना है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात कर रहा हूं मैं, तो सर उनको मुंबई महानगर पालिका में भी हराना पड़ेगा, उनको थाने में भी हराना पड़ेगा, उनको कल्याण में भी हराना पड़ेगा, उनको महाराष्ट्र में जो महानगर पालिका की और जिला पंचायत की और बाकी सब कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, उसमें अगर शिंदे नाराज हो जाते हैं तो मराठा वोट बैंक जो है उसके पास है। महाराष्ट्र का इतिहास ये कहता है कि 18 सीएम हुए, उसमें से सिर्फ 2 बार ब्राह्मण सीएम हुआ है, 13 बार मराठा सीएम हुआ है। और अगर शिंदे नाराज हो जाते हैं और कल वापस वहां मराठा अनामत आंदोलन शुरू हो जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले 3/4 बहुमत से आए, फिर भी उनको तकलीफ हो सकती है। करेक्ट। इसलिए शिंदे को आप नाराज नहीं कर सकते और शिंदे का कंट्रीब्यूशन भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। शिंदे इज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल। वो हमेशा ऐसा कहते थे कि भाई मैं जनता का सीएम हूं। ऐसी कोई फॉर्मूला ही नहीं उनके स्टेटमेंट। राइट सर, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब एक ही मिनट सर, एक ही मिनट। उसने कहा था कि नीतीश कुमार के पास नंबर नहीं है, तो आपने क्यों बनाया सीएम? उसने कहा मैं भी जनता का सीएम हूं, और ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं हुई थी कि जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे उसको ही सीएम बनाएंगे। इसलिए उसने लास्ट मिनट तक अपनी बात रखी और फिर बाद में हाईकमांड के कहने पे कॉम्प्रोमाइज भी किया। ओके, ठीक है। तिवारी जी, एक बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह भी उभरता है जो आपकी थ्योरी को एक तरह से काउंटर करता है, वो ये कि इतना सब कुछ था, इतना प्रचंड मेजॉरिटी थी, अकेले बीजेपी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की न शिंदे साहब की ज़रूरत और ना अजीत पवार की ज़रूरत, मतलब दोनों में से एक की तो ज़रूरत होगी।
और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि दोनों की जरूरत नहीं है। ये भी महाराष्ट्र में काफी कुछ चलता रहा कि दोनों की भी जरूरत नहीं है, हम सरकार बना लेंगे। ऐसे में शिंदे साहब को मनाने के लिए 11 दिन का मान मनोबल चलता रहा। कुछ तो बात होगी शिंदे में, और कंपैरिजन किया जा रहा है 2009 की महाराष्ट्र में कांग्रेस और तत्कालीन एनसीपी शरद पवार साहब की जो थी उस वक्त पूरी तरह से उनके उसमें थी। शरद पवार साहब के पास ज़्यादा सीट आई थी, लेकिन एक रात में कांग्रेस ने अपने सीएम का अनाउंसमेंट कर दिया। अशोक चव्हाण उस वक्त बने थे। ज़्यादा सीट आने के बावजूद तो इसे ठसक जिसे कहा जाता है, वो कांग्रेस ने जो उस समय ठसक दिखाई थी, वो बीजेपी के पास वो ठसक क्यों नहीं थी इस बार? नहीं, ये जो पुराना इतिहास आप बता रहे हैं वो 2009 की बात नहीं थी। अशोक चौहान 2009 के बाद बने थे। 2004 में 3 सीटें ज्यादा आई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, शरद पवार की। हाँ। और उस समय शरद पवार ने राज्य में कुछ अच्छे विभाग लिए थे और खुद उनको जाना था केंद्र में एक अच्छे कृषि मंत्रालय के साथ में। वो इशू अलग था। अब आप यहाँ आइए, समय की वर्तमान परिस्थिति नवंबर में सर 7 नवंबर को अशोक चौहान मुख्यमंत्री बने थे जी। हाँ, वो 2009 की बात, 2009 की बात नहीं है। एनसीपी की सीटें ज्यादा आई थी, 3 सीटें 2004 में ज्यादा आई थी। 9 में तो बहुत नीचे चले गए थे। तो अभी की जो बात है, मैं अजय जी जो बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, क्यों इनको ठसक दिखानी पड़ रही है, ऐसा है कि उनकी बात से मैं सहमत हूं कि वहां 7 एमएलए 7 एमपीज हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी ये मैसेज नहीं देना चाहती कि वो अपने साथी दलों को इग्नोर करके चल रही है। ये मैसेज बिल्कुल भी देना नहीं चाहती, नहीं तो उन 7 विधायकों से, 7 सांसदों से भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर इतना ही भारतीय जनता, हर पार्टी राजनीति में आती है सत्ता में आने के लिए, और उसी के लिए प्रयास करती है। 132 एमएलए लाने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रही हो, तो उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उसको फिर सब कुछ दे देना चाहिए। फिर तो ₹100 का दान दे करके बोल देना चाहिए, भाई ले जाइए मुख्यमंत्री पद आप ही संभालिए जा करके। ऐसा नहीं होता है। और शिंदे को उस समय 2022 का जो इतिहास है, उस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी शिंदे को भी तोड़नी थी और देवेंद्र फडणवीस को भी उद्धव से अपना बदला लेना था। दोनों के स्वार्थ थे। अकेले भारतीय जनता पार्टी के स्वार्थ के कारण उद्धव की सेना नहीं टूटी है या शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं। शिंदे भारतीय जनता पार्टी, अगर एक तरफ ये एहसान है कि हम तो सरकार लेके आए, ठीक है सर, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी तो ये एहसान जता सकती है ना कि हमने आपको एक पूरी पार्टी दे दी, हमने आपको मुख्यमंत्री पद दे दिया। आज उस समय भी 105 विधायक थे। अगर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र बने उस समय तो 105 विधायक थे, तब वो उप मुख्यमंत्री पद के साथ में उन्होंने नहीं, बट तिवारी सर, एक थ्योरी ये भी है कि मान मनोबल किससे चल रही थी तिवारी जी? एक थ्योरी ये भी कहती है कि मान मनोबल दरअसल शिंदे साहब से नहीं चल रही थी, मान मनोबल चल रही थी देवेंद्र फडणवीस से। उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि आप केंद्र में चले जाइए, केंद्र यानी कि राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का अध्यक्ष बन जाइए और यहां छोड़ दीजिए, यहां हम किसी और को बना देते हैं, बीजेपी का ही बने लेकिन कोई और। भाई, अरे भाई, ये बेवजह की पतंगबाजियां हैं। ये हम लोगों के पास भी जब खबरें नहीं होती तो हम लोग इसी तरह से स्टोरीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, की जाती हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो आपका या हम लोगों का प्रिंट हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने 2014 में भाजपा को, और भाजपा को नहीं, महाराष्ट्र में किसी भी दल को लंबे समय के बाद 100 से ज्यादा सीटें मिलनी शुरू हुई हैं 2014 में, और वो है भारतीय जनता पार्टी। वो व्यक्ति था उस समय प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस। वो व्यक्ति था 2019 में देवेंद्र फडणवीस, और 2024 में भी देवेंद्र फडणवीस है। 4-5 महीने पहले तो हमने हालत देखी थी लोकसभा चुनाव में। हाँ, लोकसभा चुनाव के नैरेटिव्स भी आपने देखे होंगे। लोकसभा चुनाव के नैरेटिव भी, फिर क्यों नहीं लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्यों नहीं रिपीट हो गया? इसीलिए कहा जा रहा था ना कि एक बहुत बड़ा गैप है, राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा गैप है। नड्डा साहब के अलावा ऐसा कोई बड़ा शिखर पुरुष नहीं है जो पूरी पार्टी को चला पाए, तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस को वहां भेजा जाए। ये ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस मत समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य में सेकेंड रैंक की लीडरशिप तैयार कर रखी है। ठीक, 3rd रैंक की शायद तैयार हो रही है।
ऑलराइट मैं इसी थ्योरी पे क्योंकि अजय भाई हमारे साथ में रहे हैं उस दौरान, उस पूरे विचार विमर्श में, क्या अभी भी वो उस बात पर कायम है? क्योंकि इस थ्योरी से अजय भाई भी सहमत है। अजय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऑप्शन 2 रखती है। मैं, आप और तिवारी साहब, हम तीनों जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का योगदान मध्य प्रदेश में क्या कम था। शिवराज सिंह चौहान की वजह से 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी जो थी मध्य प्रदेश में रही, और वो मामा उनकी लाडली बहना योजना जो है आपको महाराष्ट्र में लानी पड़ी, बराबर है। उस शिवराज सिंह चौहान को एक झटके में भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया एज चीफ मिनिस्टर। तब बताइए मुझे कौन सा नंबर 2 था कि जिसको सीएम बनाया? वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान से उसका कंट्रीब्यूशन कम नहीं था महारानी का, फिर भी महारानी को हटा दिया, तो कौन सा नंबर 2 आया था सर? 1 से 20 तक जो नाम हमने नहीं सोचे थे उसको सीएम बनाया गया। सेम थिंग रमन सिंह के बारे में भी सोच लो, सेम थिंग कर्नाटक में येदुरप्पा के बारे में सोच, येदुरप्पा के बारे में किसको पता था कि येदुरप्पा को हटा के भारतीय जनता पार्टी इनको रखेगी? देखो, पार्टी जो है वो हमेशा ये एक मैसेज देती है कि हम किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और गुजरात में, सर मैं गुजरात की बात करता हूँ, ये अमित भाई और नरेंद्र भाई मोदी गुजरात से ही मतलब नंबर 1 नंबर 2 बने हैं, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। गुजरात में विजय भाई रूपानी जो आज वहां पर एज ऑब्जर्वर आए थे, उनको हटा दिया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं, जो कभी उनको मिनिस्ट्री का अनुभव नहीं था, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 की बातें होती है, लेकिन नंबर 2 सीएम बने इससे जरूरी नहीं है। ऑलराइट सर, जरूरी नहीं। जी सर, अब मेरे पास वक्त की कमी है सर मेरे पास वक्त की कमी है। मैं आप दोनों की बहुत दिलचस्प बातें हैं, अपने बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा विषयांतर हम चले गए थे, अब मैं आता हूं अब फॉरवर्ड लुकिंग पे। फॉरवर्ड लुकिंग ये है, अजय भाई मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। फॉरवर्ड लुकिंग ये है, क्या ये सरकार स्मूथली चल पाएगी? आपको इस बात पे विश्वास है? और स्मूथ चलने का फॉर्मूला क्या 5 साल के लिए तय हो चुका है? 11 दिन का मंथन क्या 5 साल के लिए एक मत होने की गारंटी दे पाएगा, या 2.5 साल वाला फॉर्मूला अंदर खाने अभी भी है? अमित भाई को किसी ने एक सेमिनार में मतलब परिसंवाद में सवाल पूछा, उसने बोला कि भाई फॉर्मूला होती है ना, वो हमेशा इट इज ऑलवेज केप्ट क्लोज टू योर चेस्ट, वो कभी पब्लिक में डिस्कस नहीं होती है। तो क्या फॉर्मूला है वो मैं बताने वाला कोई नहीं हूं, और ऐसा कोई बताता है तो वो बात मानने जैसी नहीं होती है। मैं इतना समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई भी स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, आप हमेशा गलत साबित होंगे। लेकिन ये कहने के बाद इतना जरूर कहता हूं कि गवर्नमेंट स्मूथ चलेगी, अच्छे से चलेगी, और महाराष्ट्र जो है उसको तरक्की भी होगी, क्योंकि ये डबल इंजन वाली सरकार हो गई है, फुल मेजोरिटी है, और केंद्र की सरकार कोई नहीं लेना चाहती थी। महाराष्ट्र में भी आप देखिए, हरियाणा में भी हार की बाजी उन्होंने जीत में ले गए, महाराष्ट्र में भी हार की बाजी थी, माहौल ठीक नहीं था 5 महीने पहले, उन्होंने जीते, और अब इनका लक्ष्य सिर्फ दिल्ली दिल्ली और दिल्ली है। और मुझे लगता है कि बीजेपी है तो मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग मेहनत करते हैं, करेक्ट, ऑलराइट सर, चुनाव लड़ते हैं सर, हाँ, उतनी शिद्दत से और कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकिन एक इंटरव्यू में खुद देवेंद्र फडणवीस ये कहते हुए नजर आए थे कि बीते 2-4 साल में महाराष्ट्र ने जो जो देख लिया, वो तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम जिनका विरोध कर रहे थे वो हमारे साथ होंगे, और हमारे साथ जो होंगे वो हमारे विरोधी होंगे। तो वो खुद आश्वस्त नहीं थे कि आगे क्या होगा। बट बहरहाल यही सवाल मेरा तिवारी सर से भी होगा। सर, 5 साल के लिए महायुति में एक प्यार भरे माहौल की 5 साल की युक्ति निकली है या नहीं निकली है सर? सरकार, आपका जो सवाल है उसके 2 पार्ट करता हूं। सरकार पूरे 5 साल चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 से 2019 भी देवेंद्र मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाकायदे चलाया था। हाँ, उस समय 2 ही दलों की सरकार बनी थी और शिवसेना बाद में शामिल हुई थी, अलग लड़ करके और बाद में शामिल हुई थी। इस बार दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा बहुमत पा करके भी खट्टास जो पैदा की गई वो या की जा रही है, वो एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही है। इस बार 3 पहिए की सरकार है, इसके बावजूद वो पूरे 5 साल का टर्म पूरा भी करेगी। और केंद्रीय नेतृत्व ने निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक के रूप में भेज करके, और आज इनको विधायक दल के नेता चुनने के बाद निर्मला जी ने जो बोला है वो सीधा आश्वासन है एक वित्त मंत्री के रूप में कि महाराष्ट्र जो भी कदम विकास के उठाएगा उसमें उसे केंद्र का पूरा समर्थन रहेगा। तो जो बात अभी अजय जी ने कही कि विकास भी करेगा, निश्चित रूप से सरकार भी स्थिर रहेगी
और महाराष्ट्र का डेवलपमेंट भी होगा, ये दिखाई देगा। और शिंदे साहब भी चुपचाप रहेंगे? जी, शिंदे साहब चुपचाप रहेंगे 5 साल? कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब आज 2 दिन की जो हम घटनाएं देख रहे हैं, ये अच्छे संकेत नहीं है। और शिंदे नहीं भी रहेंगे, शिंदे बाहर भी रहेंगे तो भी सरकार चलेगी। ठीक है। क्योंकि अजय भाई, अजय भाई, शिंदे चुपचाप बैठे रहेंगे? बैठना पड़ेगा शिंदे उनको, के पास और क्या कोई ऑप्शन नहीं उनके है। पास है, वो सरकार में। ठीक, शिंदे जी बिल्कुल शांति से रहेंगे। उनको मालूम है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार जो है 2029 तक रहने वाली है। ठीक है। वो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, वो अपने आप को अकोमोडेट करेंगे। और चलिए, एक चीज और कहूंगा। हाँ तिवारी जी, पिछली बार भी उद्धव ठाकरे के 18 सांसद थे, इनके तो 7 ही हैं। 18 में से पार्टी टूटने के 1 महीने के अंदर अंदर 12 लोग जो हैं वो टूट करके नए धड़े में आ गए थे। तो 7 कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अलग अलग रंग अभी देखने बाकी हैं, जिन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति फलक पर सारी तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। उनके लिए एक बार फिर से वही दोहरा दूं जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीते 2-3 साल में जो उन्होंने देखा वो शायद उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। आगे भी क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल। तो रंग शायद अभी बाकी हैं, लेकिन मोटी मोटी तस्वीर ये कि 5 साल सरकार चलेगी। लेकिन इस बीच कौन सिर उठाएगा, किसकी महत्वाकांक्षाएं जागेंगी, ये कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अजय उमद जी, वक्त निकाला आपने। ओम प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।